दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आप सभी का इस साइंस की सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने साइंस की सीरीज में केमिस्ट्री के एमसीक्यू लगाना स्टार्ट किए थे और इससे पहले मैंने आपको इसके 7 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं और जिन लोगों ने उन 7 लेक्चर को अटेम्प्ट ना किया वो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। और दोस्तों, आज इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं इसका पार्ट 8 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा और ये सभी क्वेश्चन क्या होंगे और एनटीपीसी आरआरबी और ग्रुप डी के लिए क्या होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और ये इसमें के जो क्वेश्चन होंगे ये एग्जाम से रिलेटेड हैं दोस्तों। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह के साइंस के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें दिया दोस्तों, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उसमें डैश डैश की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं दोस्तों इसका। तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों जिंक, और बी पढ़ते हैं इसका निकिल दिया दोस्तों, और सी देखा जाए तो सी पढ़ते हैं सीसा, और डी दिया दोस्तों कोबाल्ट। तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्यों दोस्तों, क्योंकि उसमें सीसा है। कहने का मतलब उसमें लेड की मात्रा पाई जाती है और लेड का सूत्र दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका होता है दोस्तों पीबी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं दोस्तों। तो दिया है मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों, मोनोजाइट जो होता है अयस्क होता है और इसी अयस्क से दोस्तों हम क्या थोरियम धातु की प्राप्ति करते हैं। तो देखा जाएगा ऑप्शन ए दिया पोटेशियम, बी दिया यूरेनियम, सी दिया थोरियम और डी दिया है सोडियम। तो दोस्तों, मोनोजाइट से हम क्या प्राप्त करते हैं, थोरियम धातु की प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ते हैं। दिया है किस प्रकार की अपक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों नाभिकीय संलयन अपक्रिया, विखंडन अपक्रिया दिया है, और सी दिया रासायनिक अपक्रिया, और डी दिया प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। तो दोस्तों, सबसे खतरनाक या हानिकारक जो विकिरण पैदा होती है दोस्तों वो संलयन अपक्रिया के कारण ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, ए बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों, संलयन अपक्रिया हमारी ऐसी अपक्रिया होती है कि एक बार इसका प्रारंभ हो जाए तो इसको अंत करना दोस्तों बहुत ही अरबों मतलब कह सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली अपक्रिया होती है। जैसे मान ले पूछ लिया जाता है इसमें जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों ये नाभिकीय संलयन अपक्रिया उसमें कार्य करती है। और देखिए सूर्य क्या कर रहा है, 4 अरब साल से ही हमको क्या कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। कहने का मतलब है नाभिकीय संलयन अपक्रिया क्या बहुत लंबे समय तक ही दोस्तों क्या होती है, चलती है। एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा तो खत्म होने वाली अपक्रिया नहीं होती है दोस्तों। तो देखा जाए इसलिए क्या होता है, बहुत हानिकारक विकिरण भी पैदा करती है और लंबे समय तक चलने वाली अपक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए देखा जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसमें ट्राइटियम किसका समस्थानिक होता है। तो ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन, बी दिया है हाइड्रोजन, सी दिया फास्फोरस और डी दिया नाइट्रोजन। तो दोस्तों, मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन के समस्थानिक और उनके रासायनिक नाम और उनके प्रतीक बताए थे दोस्तों। तो ट्राइटियम उन्हीं का एक प्रतीक होता है। तो आइए इसको समझते हैं। ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन, और बी दिया हाइड्रोजन, सी दिया फास्फोरस, डी दिया नाइट्रोजन। तो जो ट्राइटियम होता है दोस्तों हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। और हाइड्रोजन के दोस्तों मैंने आपको बताया 3 समस्थानिक। तो एक होता है 1H1 और दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है दोस्तों 1H3। और पहले वाले को दोस्तों प्रोटियम कहते हैं और दूसरे वाले को ड्यूट्रियम कहते हैं और तीसरे वाले को ट्राइटियम। आपके इनके अणुसूत्र भी याद रहने चाहिए और इनके रासायनिक नाम भी याद रहने चाहिए। और इनकी कुल संख्या जब पूछेगा दोस्तों कितनी होती है, 3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 5 पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन ए दिया नियंत्रित विखंडन अपक्रिया, और बी दिया अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया, और दिया सी नियंत्रित संलयन अपक्रिया, और डी दिया अनियंत्रित संलयन अपक्रिया। तो दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो होता है अनियंत्रित संलयन अपक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और मैंने आपको बताया कि जो संलयन अपक्रिया होती है बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली होती है दोस्तों। कहने मतलब बहुत ही भयानक अपक्रिया ये होती है कि एक बार इसका प्रारंभ हो जाए तो इसका अंत करना या इस पर नियंत्रण पाना बहुत ही दोस्तों मुश्किल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 पढ़ते हैं। तो दोस्तों दिया इसमें
परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से है। तो दिया है सब दोस्तों, यूरेनियम के ही आइसोटोप दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 और यूरेनियम 234, यूरेनियम 236। तो दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग करते हैं उस आइसोटोप, कहने का मतलब है समस्थानिक का नाम होता है दोस्तों यूरेनियम 235, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, ए बिल्कुल सही होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। दिया हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए दिया जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, और बी दिया एडवर्ड टेलर, और सी दिया है सैमुअल कोहन, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दिया है दोस्तों हाइड्रोजन बम की खोज जो की थी दोस्तों वो एडवर्ड टेलर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों कभी कभी पूछता है हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित होता है, तो बताएंगे संलयन अपक्रिया। किस अपक्रिया पर दोस्तों? संलयन अपक्रिया। मैंने बताया संलयन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जो लंबे समय तक चलती है और ये बहुत विनाशकारी दोस्तों होती है। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। दिया सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन ए दिया नाभिकीय विखंडन, बी दिया नाभिकीय संलयन, और सी दिया ऊष्मा, और डी दिया है नाभिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, अभी मैंने बताया आपको, उसमें नाभिकीय संलयन अपक्रिया होती है। और पूछा जाता है दोस्तों जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों, और क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम। H2O+ क्या होता है दोस्तों, हीलियम के अणु होते हैं। और ये पूछा जाएगा हाइड्रोजन की मात्रा दोस्तों इसमें लगभग 71% होती है, और ये हमारा लगभग होता है दोस्तों 28 से 29% तक। और बाकी जो 1-2% में बचता है दोस्तों हमारा क्या होता है, अन्य गैसें होती हैं। तो बस ये जानिएगा कि सूर्य में जो प्रमुख गैस प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, हाइड्रोजन। और इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं दोस्तों, हम भविष्य का ईंधन कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो कभी समाप्त होने वाले नहीं है, और समाप्त नहीं होगी तो इसलिए क्या भविष्य में हमको हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसे भविष्य का मतलब क्या, भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाएगा दोस्तों, जो सूर्य की ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया दोस्तों कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है नागासाकी, और बी दिया हिरोशिमा, और सी दिया टोक्यो, और डी दिया हांगकांग। तो दोस्तों आपको पता होगा अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु परीक्षण किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो दोस्तों जो पहला स्थान तो वो था हमारा हिरोशिमा, ये फेंका गया था दोस्तों। इसका कभी डेट भी याद रहना चाहिए, 6 अगस्त 1945 में दोस्तों फेंका गया था। और जो नागासाकी जो परमाणु परीक्षण फेंका गया था दोस्तों क्या था, 9 अगस्त 1945। तो आपको दोस्तों इसकी डेट भी याद रहनी चाहिए। अगर पूछा जाएगा सबसे पहली बार किसने बात तो बताएंगे हिरोशिमा, और कब फेंका गया था, 6 अगस्त 1945 में। और दूसरी बार कब फेंका गया था दोस्तों, नागासाकी, और ये जापान के 2 नगर थे। और इसकी डेट भी पूछ लेगा तो बताएंगे 9 अगस्त 1945। और देखा जाए पहली बार इसमें पूछा गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आप 10 पढ़ते हैं। तो दोस्तों दिया इसमें नाभिकीय रिएक्टरों में निम्नलिखित में से किसको विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विबंधक कहते दोस्तों या बंधक क्यों कहते, तो बात एक ही है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। दिया है साधारण जड़, बी दिया रेडियम, और सी दिया थोरियम, और डी दिया है ग्रेफाइट। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों में हम जो उस नाभिकीय अपक्रिया को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट का यूज करते हैं, या भारी जल का प्रयोग करते हैं, या बोरान की क्षण का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 11 पढ़ते हैं। तो दोस्तों दिया है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? तो ऑप्शन ए दिया गामा उत्सर्जन, और बी दिया दोस्तों ऑक्सीजन, और सी दिया अल्फा उत्सर्जन, और डी दिया दोस्तों बीटा उत्सर्जन। तो रेडियो पदार्थ धर्मी के दौरान तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते, कहने मतलब गामा उत्सर्जन में, कि गामा किरणें हमारी ऐसी होती है ये उदासीन मानी जाती है दोस्तों। कहने का मतलब ये जब इसको विद्युत क्षेत्र में गुजारा जाता है तो ये क्या होता है, इफेक्टेड नहीं होती है, ये क्या होता है उस प्लेट से क्या सीधी निकलती हुई चली जाती है। और अल्फा कण क्या होता है दोस्तों हमारी, ये ऋणात्मक सिरे की ओर झुक जाती है, तो इससे पता चलता है ये धनात्मक होती है। और बीटा किरणें हमारी धनात्मक सिरे की ओर झुक जाती है, तो इससे पता चलता है बीटा किरणें हमारी ऋणात्मक प्रकृति की होती है। तो देखा जाए लेकिन गामा किरणें क्या का उत्सर्जन होता है वो उदासीन होता है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और दोस्तों गामा किरणें की जो चाल होती है
गामा किरणों की चाल पूछा जाता है दोस्तों, ये प्रकाश की चाल के बराबर। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जो गामा किरणें होती है कितनी, इसकी भेदन क्षमता कितनी होती है। तो गामा किरणें की भेदन क्षमता दोस्तों सबसे अधिक होती है और ये लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को भेद सकती है दोस्तों। तो आपको इसके कुछ पॉइंट भी याद रहने चाहिए। बाकी देखा जाए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर अब 12 पढ़ते हैं। तो दिया निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व के लिए, महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों समस्थानिक पे आधारित क्वेश्चन है। तो दिया ऑप्शन है फास्फोरस 31 और बी दिया टाइटेरियम और सी दिया रेडियम और डी दिया दोस्तों कार्बन 14। तो दोस्तों जो पुरातात्विक महत्व के जो प्राचीनतम चीज़ें का आयु निर्धारण के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, यानी C14 का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 13 पढ़ते हैं। तो दिया है क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया द्रव रेडियो एक्टिव हो जाता है और धातु को चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, धातु में त्वंतरण हो जाता है दोस्तों। तो क्यूरी बिंदु तापमान निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों, धातु की चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 14 पढ़ते हैं। तो दिया दोस्तों बारूद, तो दिया दोस्तों इसमें बारूद का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों रोजर बेकर ने, बी दिया कोल्ट ने और सी दिया सीवी रमन ने और डी दिया डॉक्टर गेटिंग ने। तो दोस्तों तो बारूद का आविष्कार हमारा किसने किया था, रोजर बेकर ने। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए बिल्कुल सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 15 पढ़ते हैं। दिया व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है। तो ऑप्शन ए दिया अमोनियम नाइट्रेट, बी दिया यूरिया, सी दिया अमोनियम सल्फेट और डी दिया नाइट्रोलाइम। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन उर्वरक है जो व्यापक रूप से यानी हर जगह यूज किया जाता है दोस्तों, तो देखा जाए हमारा होता है यूरिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो बी क्या होगा, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 16 पढ़ते हैं। दिया दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई है। और देखा जाए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए। तो दिया ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धार्मिकता, बी दिया ताप और सी दिया उष्मा और डी दिया ऊर्जा। तो क्यूरी दोस्तों देखा जाए वो हमारी रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई होती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। दिया रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों मैग्नीशियम कार्बोनेट और बी दिया सोडियम बाइकार्बोनेट और सी दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी दिया दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। और ये तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। लेकिन आपको इनके केमिकल फार्मूले भी याद रहने चाहिए। तो आइए एक एक केमिकल फार्मूले हम देखते हैं अच्छे से दोस्तों। तो जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है दोस्तों MgCO3। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट का पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों, MgCO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट को पूछेगा दोस्तों क्या होता है, NaH और दोस्तों क्या होता है CO3, NaHCO3। और दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसे खाने के सोडे के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपको इसके 2 पॉइंट याद रहने चाहिए। और दोस्तों आइए देखिए तीसरा देखते हैं सी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइस। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भुजा हुआ चूना। और उससे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भुजे चूने पे जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा कौन सा लवण बनता है दोस्तों, तो विरंजक लवण बनता है जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। और जो दोस्तों हमारा होता है ये ऑप्शन नंबर डी जो सही है, इसका पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका जब अणु सूत्र पूछेगा दोस्तों क्या बताते हैं, MgOH का दोस्तों होल ट्वाइस। तो आपको इसका केमिकल फार्मूला भी याद रहना चाहिए। और बाकी देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 18 पढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों दिया है सीसा पेंसिल यानी लेड पेंसिल में होता है। ऑप्शन ए दिया है सीसा, बी दिया है फेरस सल्फाइड और सी दिया है सीसा सल्फाइड और डी दिया है ग्रेफाइड। तो जो दोस्तों पेंसिल की लीड होती है या जो उसमें काला काला जो पदार्थ दिखता है उसको लेड बोलते हैं या लीड बोलते हैं दोस्तों। तो किसका बना होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। आइए क्वेश्चन नंबर अब 19 पढ़ते हैं।
तो दिया दोस्तों किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो बताएं जब क्या क्षारीय लवण को वसा के साथ दोस्तों जब अपक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, हमारा साबुन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए दिया अल्कोहल, बी दिया मिट्टी का तेल, सी दिया है ग्लिसरीन और डी दिया है वसा। तो जब किसी लवण को क्या करेंगे दोस्तों, क्षारीय लवण को वसा के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमेशा साबुन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 21-20 पढ़ते हैं दोस्तों। दिया सिरके का मुख्य अंग होता है। तो ऑप्शन है दिया फार्मिक एसिड और बी दिया सैलिसिलिक एसिड और सी दिया एसिटिक एसिड और डी दिया है ऑक्जेलिक एसिड। तो दोस्तों सिरके का जो मुख्य अंग होता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों ये पूछा जाता है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड दोस्तों किस में पाया जाता है, तो जो हमारी जो लाल चींटियाँ होती हैं और या जो बर्रे होते हैं दोस्तों उनमें क्या होता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। और जब वो काटते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने मतलब मानव शरीर में उसको क्या कर देंगे, निष्कासित कर देंगे या प्रक्षेपित करेंगे। तो उसी के कारण क्या होता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, वहाँ पे जलन उत्पन्न होती है और वहाँ पे थोड़ा सूजन आ जाती है। तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों, फार्मिक एसिड। और ये आपको याद रहना चाहिए, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, लाल चींटियों में उत्पन्न होता है और जो हमारे बर्रे होते हैं उनमें उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखा जाएगा दोस्तों तो सी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर आप 21 देखते हैं। दिया सीमेंट की खोज किसने की। तो ऑप्शन ए दिया एगास्टिक और बी दिया अल्बर्टस मैग्नस और सी दिया जोसेफ स्पर्डिन और डी दिया जेनसिन। तो देखा जाए सीमेंट का आविष्कार दोस्तों किसने की या खोज की, तो जोसेफ स्पर्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 22 पढ़ते हैं। दिया दोस्तों किडनी स्टोन जिसे हम पथरी के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, यानी कौन सी धातु के कारण वो कैल्शियम मतलब वो पथरी का निर्माण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। दिया सोडियम ऑक्जेलेट और बी दिया है कैल्शियम ऑक्जेलेट और सी दिया दोस्तों सोडियम क्लोराइड और डी दिया कैल्शियम एसीटेट। तो दोस्तों जो हमारी पथरी होती है या किडनी स्टोन होता है वो किसका बना होता है, किस धातु का या किस यौगिक का बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों इसका, बिल्कुल सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 23 पढ़ते हैं। दिया साधारण रबड़ का रासायनिक नाम है। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। दिया है सोडियम क्लोराइड, बी दिया है सोडियम नाइट्रेट, सी दिया अमोनियम क्लोराइड और डी दिया है कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों साधारण लवण का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों हमारे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का प्रतीक होता है दोस्तों या इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl, जिसे हम क्या करते हैं दोस्तों, नमक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि नमक का केमिकल फार्मूला है NaCl और रासायनिक नाम पूछेगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड। और दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी दिया अमोनियम क्लोराइड, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो अमोनियम क्लोराइड का जब रासायनिक फार्मूला पूछेगा तो क्या होता है दोस्तों, NH4Cl। अब दोस्तों इसे हम किसके नाम से जानते हैं, नौसादर के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है अमोनियम क्लोराइड को दोस्तों, नौसादर के नाम से जाना जाता है। और पूछा जाता है कि जो नौसादर होता है इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, तो बताएंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसको अगर गर्म करने पर ये क्या होगा, ठोस से सीधा गैस अवस्था में, कहने मतलब बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैस अवस्था में बदल जाए, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। जैसे मानते हमारा कपूर होता है और ये दोस्तों हमारा नौसादर, इनको जब गर्म किया जाएगा ये ठोस अवस्था सीधा क्या होंगे, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस गुण को कहते हैं ऊर्ध्वपातन दोस्तों। तो आपको इससे संबंधित पॉइंट भी याद रहने चाहिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। दिया प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। और दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो आइए इसको सही से पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए दिया इसमें आइसोप्रोपीन और बी दिया स्टायरीन, सी दिया ब्यूटाइन और डी दिया एथिलीन। तो दोस्तों प्राकृतिक जो रबड़ होती है हमारे किसका बहुलक होता है, वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आइए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आइए पढ़ते हैं इसको। दिया सोडियम कार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। वाणिज्यिक मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यापारिक नाम। तो ऑप्शन ए दिया वॉशिंग सोडा, बी दिया बेकिंग सोडा और सी दिया है ब्लीचिंग पाउडर, डी दिया दोस्तों सोडा एस। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों वो किसका रासायनिक नाम होता है या इसका जो पूछा व्यापारिक नाम तो होता है दोस्तों बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को दोस्तों हमको कहते हैं खाने का सोडा। आपको ये भी याद रहना चाहिए कि बेकिंग सोडा को क्या बोला जाता है, खाने का सोडा। और दोस्तों इसका केमिकल नाम भी याद रहना चाहिए NaHCO3। ये खाने का सोडा है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक फार्मूला होता है
यानी ए या CO3 होता है, और इसको रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आइए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का दोस्तों हम बोलते हैं धावन सोडा। क्या जाना जाता है दोस्तों, धावन सोडा के नाम से जाना जाता है इसे, धावन सोडा। इसको किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। और इसका जब अणुसूत्र पूछेगा दोस्तों क्या बताएंगे, यानी A2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट जब पूछेगा तो ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा का या खाने मतलब धोने का सोडा का या सूत्र होता है, या इसी को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, धावन सोडा। और दोस्तों देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र देखते हैं हम। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है दोस्तों, इसका पूछता है तो रासायनिक केमिकल मतलब क्या रासायनिक नाम पूछेगा तो इसका होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और बाकी जब इसका केमिकल फार्मूला पूछेगा दोस्तों क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है दोस्तों, CaOCl2 क्या होता है हमारा, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। और सोडा एस क्या होता है दोस्तों, धावन सोडा के नाम से ही जाना जाता है। परंतु क्या होता है, इसमें जल की मात्रा नहीं होती है, बल्कि धावन सोडा जब पूछेगा इसमें जल के इसमें पूछा जाता है तो 10 अणु होते हैं, और इसमें सोडा इसमें जल के एक भी अणु नहीं रहते हैं। तो देखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज के हमारे ये 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह के साइंस के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन वीडियो का लाभ हो सके। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।